बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़श्ता लेक्चर में हमने सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की जो नई किताब आई है उसका पेपर पैटर्न और उसका तारुफ़ जाना था कि इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं और इसका पेपर किस तरीके से आएगा। आज के लेक्चर में हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इस्लाम बहसीयत पाकिस्तान की नज़रियाती असास, यानी इस्लाम एज द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान। याद रख लें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, असास का माना होता है बुनियाद, बेस, यानी इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती असास है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है, पाकिस्तान के रहने वाले अफराद की जो सोच है वो बेस करती है इस्लाम पर। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का वे ऑफ लिविंग, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें इस्लाम के गिर्द घूमती हैं। अब इस पर पूरा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, हम जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे वहीं पर हम किताब में से साथ साथ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। लिहाजा आप अपनी पाक स्टडीज़ की जो नई किताब आई है वो आप अपने सामने ज़रूर रख लीजिए और याद रख लें ये है नई किताब जिसके 6 चैप्टर्स हैं और 7वें चैप्टर्स में सिर्फ मानी और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब हम बात करते हैं आज के लॉन्ग क्वेश्चन की कि इस्लाम ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम पर बेस करती है, तो जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जहां आप नज़रियाती असास की बात करेंगे वहां पर सबसे पहले इस बात का हमें पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, नज़रिया किसको कहते हैं। लिहाजा जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो सबसे पहले आपने नज़रिया की तारीफ लिखनी है जो कि किताब में नहीं लिखी हुई, आपने इजाफतन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है। लिहाजा अपने सामने किताब के ऊपर ही स्टिकी नोट्स लगाकर उसके ऊपर आप अपनी नज़रिया की तारीफ लिख लें और ये नज़रिया की तारीफ आपने गालिबन 9th और 10th में भी पढ़ी हुई है और मैंने आपके सामने लिख भी दी है कि क्या तारीफ है नज़रिया की। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो या कोई लाहे अमल बनाया गया हो। याद रख लें नज़रिया किसको कहते हैं। इस तारीफ के तनाजुर में, ये तो मैंने उर्दू में डेफिनेशन लिख दी, वो बच्चे जिनकी पाक स्टडीज़ इंग्लिश में है उनके लिए भी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? आइडियोलॉजी implies such a plan or program that is based on philosophy and thoughts to solve political, social and cultural issues। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने ये इब्तिदा में डेफिनेशन लिख लेनी है, मगर मैं यहाँ पर आइडियोलॉजी को समझाने के लिए सिर्फ एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि इंसान 2 तरह के काम सर अंजाम देता है। कुछ काम वो होते हैं जो इंसान सोच कर करता है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंसान सोच कर नहीं करता बल्कि विदाउट एनी थिंकिंग कर रहा होता है। तो इंसान का हर वो एक्शन, इंसान की हर वो एक्टिविटी जिसकी बेस थिंकिंग पर, फिलॉसफी पर, सोचने पर बेस करती हो, यानी वो एक्शन जो सोचने पर बेस करता हो, यानी वो एक्शन जो सोच कर किया जा रहा हो,
तो उसको हम नज़रिया का नाम देते हैं और इसके ज़रिए इंसान के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाते हैं। इसको कहते हैं नज़रिया। जब हमने उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग डेफिनेशन अपने अपने पैटर्न के हिसाब से लिख ली, तो उसके बाद हम आते हैं किताब पर, और किताब पर जो पहली हेडिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है नज़रिया का मफ़हूम, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। याद रख लें, इस किताब की जो पहली लाइन है वो पहली लाइन ही MCQs है, लिहाजा इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी किताब पर। और वो MCQs क्या है, उसने लिखा है कि ये जो लफ्ज़ नज़रिया है ये फ्रांसीसी लफ्ज़ है, यानी ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी लफ्ज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, यानी इस लफ्ज़ के दो अरकान है। पहला रुकन है जिसको हम कहते हैं जी आइडिया, और दूसरा लफ्ज़ है लोजी। ये दो अज्जा का मजमुआ है नज़रिया, और यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, और ये MCQs के तौर पर भी है। और आपकी किताब की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि नज़रिया किसको कहते हैं, अंदाज़े फ़िक्र को, वे ऑफ थिंकिंग, कि कोई कौम कैसा सोचती है, कोई कौम किस अंदाज में सोचती है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है उसको हम नज़रिया कहते हैं। और नंबर 2 उसने लिखा है तसव्वुर हयात, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। इन दोनों अल्फाज को अंडरलाइन कर लीजिए। मजीद उसने यहां पर हमें समझाने के लिए और नज़रिया के मफहूम को वाज़े करने के लिए उसने और हमें एक बात समझाई है। वो ये कहता है कि किसी भी कौम का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी का जो नस्बुल ऐन होता है, या आप यूं समझ लीजिए ऐसे एक्शंस किसी भी कौम के जो उस कौम का ऑब्जेक्टिव बन जाएं, उनको हम नज़रिए का नाम देते हैं। और साथ ही आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लीजिए, इसकी तीसरी लाइन में उसने लिखा है कि नज़रिया किसी भी माशरे को ऐसी शक्ल में ले आता है जिसमें अफराद के एतकादात, रस्म व रिवाज और मजहबी मामलात मुश्तरका होते हैं। यानी नज़रिया, आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके पॉलिटिकल इवेंट्स, आपके सोशल इवेंट्स, आपके रिलीजियस इवेंट्स, यहाँ तक के तमाम तर एक्टिविटीज़ उस एक पॉइंट आइडियोलॉजी की वजह से एक जैसे हो जाते हैं। तो जिस वजह से तमाम एक्टिविटीज पूरी की पूरी कौम की एक जैसी हो जाएं, उसको हम नजरिए का नाम देते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आइडियोलॉजी, नजरिए का फायदा क्या होता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि नजरिए का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली तमाम तर एक्टिविटीज वो सेम हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। इसी पहले पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है, जहां लिखा हुआ है इस्लामी मुआशरा दीगर मुआशरों के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद है, तो यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे इस्लामी नजरिया, या आप इसके ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं इस्लामी मुआशरा। अब बल्कि ज्यादा बेहतर है कि अगर आप यहां पर इस्लामी नजरिया की बजाय इस्लामी मुआशरा लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा आसान भी होगा और समझना भी इजी होगा। तो फिर यहाँ पर इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये हेडिंग हो जाएगी इस्लामिक सोसाइटी। अच्छा, अब वो ये कहता है कि भाई नज़रिया एक ऐसी चीज़ है, नज़रिया एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से तमाम एक्शंस एक जैसे हो जाते हैं। तो जब हम इस्लामी मुआशरा की बात करते हैं ना, तो वो ये कहता है कि इस्लामी मुआशरा वो दो चीज़ों पर बेस कर रहा होता है, यानी उसका नज़रिया दो चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है, और उन दो चीज़ों में से एक चीज़ का नाम है कुरान और दूसरी चीज़ का नाम है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों चीज़ों को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि इस्लामी मुआशरा किन चीज़ों के गिर्द घूमता है। अजीज तलबा और तालिबात, अब आपने यहाँ ये देखा कि सबसे पहले हमने नज़रिया की तारीफ पढ़ी उर्दू और इंग्लिश में, उसके बाद हमने नज़रिया का मफहूम मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी समझने की कोशिश की,
اور اس میں ہم نے یہ بات جانی کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ وہ قرآن اور سنت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے اسلامی معاشرے اور اسلامی نظریے تک پہنچنے کے لیے نظریے کو ڈیفائن کیا، اسی طرح اسلامی نظریہ کے ماخذ سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نظریہ کے جو ان جنرل، دیکھیے ایک ہے سمپل نظریہ، وہ کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے، ایک ہے اسلامی نظریہ، ڈیفینیٹلی وہ مسلم کنٹریز کا ہوگا یا پاکستان کا ہے، اور اسی طرح ایک ہے جنرلی نظریہ کے ماخذ اور ایک ہے اسلامی نظریہ کے ماخذ۔ تو ہم جیسے اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک سوسائٹی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم نے نظریے کو جانا، ویسے ہی اسلامی نظریہ کے ماخذ جاننے سے پہلے ہمیں سمپل نظریہ کے ماخذ کو جاننا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، جیسے آپ نے یہ ہیڈنگ اضافتاً ایڈ کی ہے، تو جب آپ یہ نظریہ کو اور اسلامی نظریہ اور اسلامی معاشرے کو آپ ایکسپلین کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہاں اگر کوئی مزید کنفیوژن سے بچنے کے لیے جو لفظ میں نے پہلے لکھا ہوا تھا، اگر آپ وہی لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اسلامی نظریہ لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ ہیڈنگ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو ایکسپلین کر لیا تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم سب سے پہلے نظریہ کے ماخذ کو جانیں گے کہ ان جنرلی نظریہ کے ماخذ کیا ہوتے ہیں، اور اس کو آپ نے اضافتاً اس لانگ کویسچن کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ تو یاد رکھ لیں سورسز آف آئیڈیالوجی وہ 5 ہیں۔ پہلا ہے کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب، نمبر 2 ہے مشترکہ نسل، کامن ریس، نمبر 3 ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، پھر نیکسٹ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اور نمبر 5 ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ان کو آگے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے اضافتاً ان کی ہیڈنگ اور نام اردو والوں نے اردو میں اور انگلش والے بچوں نے انگلش میں نے بول دیے ہیں، وہ آپ نے یہاں پر نوٹ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ والی ہیڈنگ آپ کی بک کے اندر موجود ہے کہ اسلامی نظریہ کے ماخذ کیا ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی نظریہ کے ماخذ وہ 3 ہیں، سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 ہے اسلامک کسٹمز، اسلامی رسم و رواج۔ اب دیکھیے قرآن، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے، اور یہاں پر آپ انڈرلائن کیجئے گا، یہ MCQs ہے اس پوائنٹ کی پہلی لائن کہ قرآن مجید کے احکام اسلام کی بنیاد ہیں، ٹیچنگز آف ہولی قرآن از دا بیس آف اسلام۔ تو یہاں پر اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ قرآن، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو محض پریئرز کی بات نہیں کرتی، محض بیلیفز کی بات نہیں کرتی، محض ایک یوں سمجھ لیجئے کہ چند ایک ریلیجیس پریکٹسز کی بات نہیں کرتی، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو پولیٹیکل وے آف لائف، ریلیجیس وے آف لائف، اسی طرح کلچرل وے آف لائف، الغرض زندگی کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہیں ہر ایک کو پراپر وے میں کنڈکٹ کرنے کا مین سورس وہ قرآن ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ تو یہ قرآن ہے جو اسلامی نظریے کا مین سورس ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سنت۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے زندگی بھر میں جو فرمایا، سیئنگز آف ہولی پروفٹ، نمبر 2 ایکشنز آف ہولی پروفٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے، اور نمبر 3 جس کے لیے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تقریر، ایک ہے قول، ایک ہے فعل، ایک ہے تقریر، یعنی وہ ایکشنز، وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے، پرفارم ہوئے ان فرنٹ آف ہولی پروفٹ، مگر آپ نے نہ تو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور نہ ہی ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ تو ایسی تمام ایکٹیویٹیز، پھر سن لیں، ایسی تمام ایکٹیویٹیز جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیا ہو،
नंबर 1। नंबर 2, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर दिया हो, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने परफॉर्म हुआ और आपने उसको ना करने का हुक्म दिया और ना ही करने से मना किया। ये तीनों तरह की कैटेगरी के काम वो सुन्नत में आते हैं। और अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बताया गया कि सुन्नत एक अरेबिक, ये टर्मिनोलॉजी है, अरेबिक अरबी इस्तिलाह है, अपनी किताब पर अंडरलाइन कर लें। MCQs है, इसका लफ्जी माना होता है ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए, ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए, ऐसा वे जिस पर चलकर इंसान विक्ट्री पॉइंट पर पहुंच सके, पैरवी की जा सके, माना जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके, उसको हम सुन्नत का नाम देते हैं। उसके बाद बात आ जाती है रस्म व रिवाज, कस्टम्स। याद रख लें, इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कस्टम्स नहीं है। मगर मैं कस्टम से पहले यहां सुन्नत में एक बात और वाज़ेह करता चलूं कि जहां पर हमने बात की कि सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स, एक्शंस और वो तमाम तर काम जो आपके सामने हुए, ये सुन्नत है और ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी पैरवी की जाए और पैरवी करके इंसान कामयाब हो जाए। वहां पर सुन्नत, याद रख लें, ये कुरानी तालीमात की एक्सप्लेनेशन भी है। मसलन नमाज है तो नमाज का हुक्म तो कुरान में है, मगर नमाज कैसे पढ़नी है, कहां पढ़नी है, कब पढ़नी है, ऐसी तालीमात कुरान मजीद के अंदर नहीं है। रोजे के जितने अहकामात, रोजा रखने का हुक्म है, यहां से लेकर यहां तक रखो, इसके अलावा जितने भी उसके अहकामात हैं वो कुरान में मौजूद नहीं, बल्कि वो कहां से मिलते हैं, सुन्नत। कुरान मजीद में हज अदा करो, अब हज का हुक्म तो आ गया, अदा कैसे करना है, उसके अरकान कौन से हैं, उसकी एक्टिविटीज कौन सी, ये चीजें जिक्र नहीं की गई कुरान में, ये चीजें कहां पर आई, सुन्नत में, हदीस में। यानी सुन्नत एक ऐसी चीज है कि जिसको समझे बगैर, जिसको माने बगैर, जिसको पढ़े बगैर आप कुरान की तालीमात को समझ ही नहीं सकते। तो सुन्नत को मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया कि एक तो रसूल पाक के एक्शन, सेइंग्स और वो काम जो आपके सामने हुए वो सुन्नत है और वो रास्ता है जिसकी पैरवी की जा सके। और तीसरी चीज ये है कि सुन्नत एक ऐसी चीज है जो बेसिकली कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम आते हैं इस्लामिक कस्टम्स की। तो जब हम इस्लामी रस्म रिवाज की बात करते हैं तो अजीज तलबा व तालिबात, बात बड़ी अहम है कि इसके लिए इस्लाम ने कुछ स्पेसिफिक कस्टम्स अपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, बल्कि एक बेसिक थीम दिया कि ये जायज है और ये नाजायज है। पहले नंबर पर यहां एक बात और ज़हन में रख लें कि असल में कायनात के अंदर जितनी चीजें पाई जाती हैं ना वो जायज हैं, ठीक है जी। अल अस्लो फिल अशियाए इबाहतुन, ये एक फिका का कानून है, अरबी मैंने उसका टेक्स्ट बोला है, तर्जुमा आपको समझा देता हूं कि इन बिल्ट तमाम चीजें वो जायज हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी चीजें जायज पैदा कर दी, उनमें से जो नाजायज थी अल्लाह ताला ने कुरान हदीस में, फिका में वो नाजायज बता दी। अब उसके अलावा जो नहीं बताई वो सारी जायज हैं। तो यहां से ही बुनियाद बनती है इस्लामिक कस्टम्स की, इस्लामी रस्म व रिवाज की। लिहाजा आप अपने इलाकाई मामलात में जहां देखें कि ये काम किया जा सकता है रीजनल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसमें असलन इस्लाम में वो हराम और नाजायज नहीं, तो वो काम आप कर सकते हैं। मसलन मेले होते हैं, उर्स होते हैं, अब कहीं पर भी कुरान और हदीस में मेले करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना और इस तरीके से इलाकाई बहुत सारे काम होते हैं, हर इलाके की अपनी अपनी पहचान होती है। अब पोलो मैच करना है तो अब गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, तो इस्लाम में कहीं भी मना नहीं है कि आप पोलो मैच नहीं कर सकते। अब जब ये बात हो गई कि पोलो, तो अब देखा कि इस्लाम में मना तो नहीं मना, कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, पैंट शर्ट है, पैंट शर्ट पहननी रस्म रिवाज में। अब इस्लाम में पैंट शर्ट पहनने के बारे में कहीं पर भी मना नहीं है। अगर मना होता, मना क्या किया, लिबास में रेशम का लिबास नहीं पहन सकते। अब एक बात मना कर दी कि रेशम का नहीं पहन सकते, बाकी अब सारे पहन सकते हैं।
जितने जैसा पसंद करें आप अपने इलाके के हिसाब से लिबास पहन सकते हैं। इस तरीके से अलग सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि भाई ये काम नहीं कर सकते, बस जो नहीं कर सकते वो बता दिया, जो नहीं बताए वो सारे आप काम कर सकते। तो इसको इस बेस पर इस्लामिक रस्म व रिवाज परवान चढ़ते हैं और यही इस्लामी नजरिया के माखज़ हैं, सोर्सेज हैं। इसके बाद अगली और आखिरी बात वो यहां पर मौजूद है, नजरिया की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। याद रख लें किसी भी कौम के लिए नजरिया की अहमियत बहुत ज्यादा है। नजरिए के बगैर कोई कौम वजूद में ही नहीं रह सकती। यहां पर सबसे पहला पॉइंट वो है ख्यालात का अक्कास, रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी आइडियोलॉजी ये ख्यालात को जाहिर करने का जरिया है। मसलन अगर हम यहां पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए हम जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश जो लोग हैं या यूरोपियन जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, तो दो ही तरीके हैं। या तो ये कि हम खुद वहां चले जाएं, तो हम वहां मिल आए उनको, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ के रहने वाले लोगों की सोच है। और अगर हम वहां नहीं जाते, हम यहीं पर बैठे उनकी आइडियोलॉजी निकालेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, हमें पता चलेगा उनकी आइडियोलॉजी है क्रिश्चियनिटी। चलो जी, हमें यहीं पता चल गया, अच्छा उनका वे ऑफ लिविंग, उनके ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, उनका ये सब कुछ क्रिश्चियनिटी के मुताबिक होगा। हमें यहीं बैठे उनकी सोच का पता चल गया। हमारे राइट साइड पर हमारे साथ इंडिया मौजूद है, हम जानना चाहते हैं कि इंडियंस कैसे हैं, तो हम उनकी आइडियोलॉजी निकालेंगे। उनकी आइडियोलॉजी क्या है जी, हिंदुइज्म। यहीं बैठे उनकी सोच का पता चल। कोई हमारे बारे में जानना चाहे कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, तो वो जानेंगे जी इस्लाम है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। तो अगरचे प्रैक्टिकली हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम जिंदगी को स्पेंड नहीं कर रहे, मगर जब वो जानते हैं अच्छा इस्लाम, समझ आते हैं अच्छा जी यहाँ के लोगों की सोच अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ये ख्यालात का अक्कास, रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स। नंबर 2, कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा, सोर्स ऑफ नेशनल यूनिटी। आइडियोलॉजी हो तो आइडियोलॉजी की वजह से पूरी कौम यूनिटी का जरिया बन जाती है। नंबर 3 है रज़ाए इलाही का हुसूल, जिसको हम नाम देते हैं रज़ाए इलाही के हुसूल में कि अटेनिंग ऑफ अल्लाह's प्लेयर। मसलन हमारा नजरिया है इस्लाम, तो जब हमारा नजरिया इस्लाम है तो अब जिस बंदे के दिल में भी एहसास पैदा हो जाएगा कि यार मेरा नजरिया इस्लाम है, और इस्लाम हमें क्या कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड होता है तो डेफिनेटली वो आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड होना उसको अल्लाह की रज़ा तक पहुंचा देता है। फिर है दुरुस्त फैसले में मदद देना, ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव डिसीजंस। यानी अगर नजरिया होगा, मसलन हमारा नजरिया है इस्लाम, मैं एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, हमारा नजरिया है इस्लाम, अब हम कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे, अगर हम अपने नजरिए के साथ कमिटेड होंगे तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे। जब राइट डिसीजन लेंगे तो वो राइट डिसीजन किसकी वजह से ले रहे होंगे, नजरिया की वजह से। तो यही नजरिए की अहमियत है कि ये हमें इस काबिल बना देता है कि हम दुरुस्त फैसले कर सके। फिर अगला पॉइंट है सकाफत को बरकरार रखने में मुआविन, जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज यूज किया कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। कोई भी कौम नजरिए की वजह से अपने कल्चर को जिंदा रखती है। मसलन हमारा नजरिया इस्लाम, तो हमारा नजरिया इस्लाम है, तो इस्लाम का जो दिया हुआ कल्चर है वो इन दो चीजों के गिर्द घूमता है, इन दो चीजों। तो हम इस्लाम के साथ जितने कमिटेड हो जाएंगे उतना हम अपना कल्चर भी सेव रख सकेंगे। या कोई भी कौम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहती है तो ये नजरिए की ये इंपॉर्टेंस है कि वो उस कौम को इस काबिल बना देता है, इस काबिल बना देता है कि वो अपने कल्चर को सेव रख सके। अजीज तलबा व तालिबात, ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन ये कम है, हम इसमें इजाफतन कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। ये सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन है। किसी कौम में इनकलाब तब आता है जब वो अपने नजरिए के साथ कमिटेड हो जाए, और अगर अपने नजरिए के साथ कमिटेड ना हो तो फिर करप्शन उसी कौम में, लूट मार उसी कौम में,
अरबों खरबों डॉलर और लूट मार करके महल्लात बनाने वाले उसी कौम के अंदर पाए जाते हैं। वो कौम बेस लेस होती है, ऑब्जेक्टिव लेस होती है, और वो कौम कभी रेवोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकती जिस कौम को अपने आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट नहीं होती। अगला है मकसद का हुसूल। जिस कौम को अपनी आइडियोलॉजी जितनी अजीज होगी वो अपने एक मकसद का तयन करेगी, एक टारगेट को सेट करेगी, नजरिया उसको उस कौम को उस टारगेट तक लेकर जाएगा। लेकिन जो कौमें अपने नजरिए के साथ कमिटेड नहीं होती बल्कि शेम महसूस करें, जैसा कि पाकिस्तानी कौम महसूस करती है, लफ्जों में तो कह देना बड़ा आसान है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तो अल्लामा ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां पर ये मकसद का हुसूल मुमकिन होता है आइडियोलॉजी से। अगला पॉइंट है तहर्रुक का जरिया, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आगे बढ़ने की लगन, ये नजरिए की वजह से आती है, ये इंपॉर्टेंस है। और अगला पॉइंट है इजादात का जरिया, सोर्स ऑफ इनोवेशंस, नई नई चीजें इजाद करना। मसलन नई, हमारा नजरिया इस्लाम है, तो अगर हम नई नई चीजें इजाद करते जाएंगे तो पूरी दुनिया में किसका तोती बोलेगा? इस्लाम का। तो हम इजादात की तरफ तब जाएंगे जब हमारे ज़हनों में ये सोच आ जाए कि हमने इस्लाम को पावरफुल करना है, यानी अपने नजरिए को पावरफुल करना है और प्रमोट करना है। तो नजरिया के साथ अगर कोई कौम कमिटेड हो जाए तो फिर वो इजादात भी लाती है, जैसा कि पूरी मुसलमानों की तारीख है। ये जो इलाज होते हैं, होम्योपैथिक का इलाज इजाद करने वाले मुसलमान, फिर ये जो हुकामा जो करते हैं हकीम, ये इजाद करने वाले मुसलमान, टैबलेट्स जो बनी मुसलमानों ने बनाई, ऑपरेशन के जरिए इलाज। आपने फर्स्ट ईयर में अबुल कासिम ज़हरावी सबक पढ़ा उर्दू में, और उसमें आपने पढ़ा कि जी ये ऑपरेशन के जरिए इलाज करना मुसलमानों ने। अब देखिए आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड थे, नई नई इनोवेशंस हो रही थी, और जैसे ही कमिटेड होना बंद हुए, आज अगर लेजर से इलाज होना आया है, नई इजाद हुई है, तो मुसलमानों ने तो नहीं की है। कोरोना जैसी वबा भी आई तो आपने देखा कि उस कोरोना में हमारा मक्का मुकरमा बंद हो गया और हम यहूदियों के इंतजार में बैठे हुए थे, हम नॉन मुस्लिम्स के इंतजार में बैठे हुए थे कि कब वो वैक्सीन बनाएं और हमारी सबसे बड़ी इबादत का खाना काबा खुले, हमारी मसाजिद खुले। तो ये इजादात क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान ओवरऑल अपनी आइडियोलॉजी से दूर हो चुके हैं। और आखिरी पॉइंट खुलासा कलाम के तौर पर भी, और इस मेन पॉइंट इस सारी बातों को एक्सप्लेन करते हुए ये है कि नजरिया रूह की मानद होता है। नजरिया, आइडियोलॉजी लाइक अ सोल। नजरिया किसी कौम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे जिंदा रहने के लिए रूह की इंपॉर्टेंस है। जब रूह बॉडी से निकल गई तो ये जिस्म डेड बॉडी और इसको कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं। ऐसे ही अगर किसी कौम से आइडियोलॉजी निकल जाए तो याद रखें वो कौम भी लाइक अ डेड बॉडी होती है, उसकी हैसियत सोसाइटी में अंदर बरकरार नहीं रहती। इसलिए अजीज तलबा और तालिबात, ये जो नज़रिया है ये रूह की मानद होता है। हमें कोशिश करनी है कि अपने आइडियोलॉजी और अपने नज़रिए के साथ जितने हम कमिटेड होते जाएंगे उतना ही हम तरक्की याफ्ता, और इस नज़रिए की अहमियत के तनाजुर में जितने पॉइंट हैं वो हमारे सामने आते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सारा लेक्चर तरतीब के साथ समझ में आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में सवालात कर सकते हैं, आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे, और अपने रिमार्क्स भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।